नमस्कार, लाइव एंड खबर अब तक के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवन शर्मा। इस बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं अभी तक की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। डोडा में दर्दनाक सड़क हादसा, खाई में गिरी कार, टीएसओ और उनकी पत्नी की मौत। विशिष्ट पहचान पत्र पर बोले उपराज्यपाल, इससे घबराने की जरूरत नहीं, परिवारों की सहमति से होगा तैयार। भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में कांग्रेस ने निकाली पदयात्रा। रमन भल्ला ने कहा, जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा का होगा भव्य स्वागत। और बड़ी ब्राह्मणा वार्ड नंबर 3 में चोरों द्वारा चोरियों की हो रही बरसात, एक ही दुकान पर दूसरी दफा हुई चोरी। अब समाचार विस्तार से। जम्मू संभाग के जिला डोडा में दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया। जिला के असर क्षेत्र में एक ऑल्टो कार अनियंत्रित होकर करीब 150 फीट खाई में जा गिरी। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई और इसी की सूचना है कि एक महिला की मौत हुई है और वहीं पर उनके पति की भी मौत हो चुकी है, जो कि उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ा। इलाज उनका जारी था, जिसमें कि उनकी मौत हो गई। बता दें कि जानकारी के अनुसार डोडा के असर क्षेत्र में ठाठरी से जम्मू जा रही ऑल्टो कार दुर्घटना की शिकार हुई। कार में एससीएफ विभाग के तहसील सप्लाई ऑफिसर मंगतराम ठाकुर और उनकी पत्नी सवार थी। बताया जा रहा है कि उनकी पत्नी की मौके पर मौत हो गई। हादसे का पता चलते ही आसपास के लोग और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। घायल टीएसओ मंगतराम को जीएमसी डोडा पहुंचाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। टीएसओ मंगतराम भलेसा में तैनात थे। अधिकारी और उनकी पत्नी की मौत से भलेसा तहसील और उनके विभाग में शोक की लहर दौड़ गई है। दहन फुटन में फासले से आज नहीं हमने अभी पहले वो आ रहा है नफर से वो जेल जोल बिसन की कोच द्रोमत या मतलब मोड़ स्पीड सीधा क्रॉस कर दो सीधा एक बार में ढीला मत छोड़ो, ढीला मत गाड़ी सीधा कर दो, क्रॉस कर दो पलट को लो आगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि हरियाणा की तर्ज पर प्रत्येक परिवार के लिए विशिष्ट पहचान पत्र जारी करने के फैसले से किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। ये प्रत्येक परिवार की सहमति से तैयार किया जाएगा। इसका डाटा और इसका उपयोग कल्याणकारी योजनाओं का लोगों को तक पहुंचाने के लिए होगा। बता दें कि जम्मू में कार्यक्रम के बाद ये पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर में अलगाववादी, आतंकवाद, परिवारवाद तथा भारी पैमाने पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है। ये अपने भाइयों और अपनी बहनों को उनका हक देने में बाधा उत्पन्न कर रहा है। उनका उपयोग पाकिस्तान आतंकवाद को फैलाने में कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे हटाकर जम्मू कश्मीर में शांति, प्रगति तथा समृद्धि के नए उपाय का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के लोग हमेशा शांति चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद तथा उनके समर्थक हमेशा धरती के स्वर्ग को बर्बाद करने पर तुले हैं। अब हालात बदल चुके हैं। धरती का स्वर्ग अब नई ऊंचाइयां छू रहा है। लोगों की जीवन शैली आसान हुई है। आज विश्व समुदाय ये समझाने लगा है कि कुछ भी अच्छा आतंकवाद या खराब आतंकवाद नहीं है। आतंकवाद किसी भी रूप में हो, वो मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है। दुश्मनों के इशारे पर काम करने वाले अलगाववाद हमारे भोले भाले युवाओं को बहलाते हैं और उनके तोपों का चारा बनते हैं। मुझे लगता है किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए। परिवार पहचान पत्र बनाने का एक फैसला हुआ है। आप सबको मालूम है कि व्यक्तिगत सबका आधार बना है और ये जो बनाया जाएगा वो परिवार की सहमति से बनाया जाएगा। ये 8 डिजिट का होगा और ये जब डेटा बन जाएगा
उसे हम इंस्टॉल करना चाहते हैं और उसका लाभ ये होगा, उसमें डेथ, बर्थ, शादी कब हुई, सारी चीज़ें दर्ज होंगी। जो हमारी सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स हैं, किसी को स्कॉलरशिप मिलती है, किसी को पेंशन मिलती है, अब उनको आवेदन करने की जरूरत नहीं है। जो बेनिफिशरीज होंगे, जो एलिजिबल होंगे, ऑटोमेटिक यहाँ से उनको लाभ दे दिया जाएगा। ढेर सारी इस तरह की स्कीम्स हैं। मुझे लगता है कि अलग अलग स्कीमों के लिए लोगों को आवेदन करना होता है। महज इसका उद्देश्य ये है कि इससे और ट्रांसपेरेंसी आएगी, समय की बचत होगी और जो पात्र लाभार्थी हैं उन्हें उचित समय में लाभ दिया जा सके। एक और सवाल, कश्मीरी पंडित्स को लगातार जो है आतंकी संगठनों से थ्रेट मिल रही है। वो लोग अपील कर रहे हैं कि सरकार जो है हमसे बातचीत करे, क्योंकि वो चाहते हैं कि सरकार ने पूरी बातचीत की है। कोई नहीं कह सकता कि सरकार बातचीत नहीं करना चाहिए। जब उन्होंने समय मांगा है तब समय दिया गया है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि उनके जो मसाइल थे, चाहे उनका प्रमोशन का मसला हो, सुरक्षित जगहों पर स्थानांतरण का, वो सारे मसले हल किए गए। और केवल कश्मीरी पंडित नहीं, किसी को भी जम्मू कश्मीर में कोई बातचीत करना चाहता है तो मेरे दरवाजे 24 घंटे। थैंक यू। कश्मीर में बिजली के बड़ा संकट है। कोई संकट नहीं, आप गलत बात पूछ रहे हैं। पिछले वर्ष से भी 5% ज़्यादा बिजली दी जा रही है। तो एक अपनी जानकारी आप कृपा करके दुरुस्त करिए। मुझे प्रतिदिन की रिपोर्ट मालूम है कि कितने। सोशल मीडिया पर मिल रही धमकियों पर डीजीपी दिलबाग सिंह ने अपना बयान दिया है। दिलबाग सिंह ने कहा कि ब्लॉग और सोशल नेटवर्किंग साइटों के माध्यम से विभिन्न संगठनों द्वारा जारी की जा रही धमकियां पाकिस्तान की ISI पाक एजेंसियों का मुखपत्र है जो आतंकवाद को जीवित करना चाहती है। बता दें, उन्होंने ये भी कहा कि ये एक साजिश है, पर लोग जो है वो चिंता ना करें क्योंकि इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि घाटी में आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे। इस साल 109 उग्रवादियों में से 46 को मार गिराया गया है। आतंकवाद का रास्ता चुनने वाले ज्यादा देर नहीं जी पाएंगे। देखिए, ये जो थ्रेट इस तरह की अलग अलग ब्लॉग्स के ऊपर अलग अलग तरह के आउटफिट देते हैं, मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये माउथपीस हैं पाकिस्तान की ISI के, पाकिस्तान की उन एजेंसीज के जो मिलिटेंसी को जहां पर चलाना चाहते हैं, मिलिटेंसी को जिंदा रखना चाहते हैं। मिलिटेंसी दम तोड़ रही है। ये धमकियां जिस तरह की दी जा रही हैं, जो लोग इसमें शामिल होते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। हम लोग पहले ही इस तरह के 2-4 ब्लॉग्स को, साइट्स को नज़र तले रखे हुए हैं। उसमें FIR भी लगी है। जहां पर जो लोग ऐसी साजिशों में लोकल लेवल पे उनकी सपोर्ट करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और इस तरह की धमकियों शमकियों से किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक रोज़मर्रा का एक साजिश है, एक काम है उन लोगों का जो बैठे, जिनको आतंक के अलावा और कुछ नहीं दिखता है, जिनको लोगों की खुशी और खुशहाली हजम नहीं होती है। और मुझे उम्मीद है कि इस तरह की बच्ची खुची जो धमकी देने वाली जमातें, उनको भी जल्दी दबाएंगे। सर, हम लोग हर तरह की सुरक्षा की जो प्रिकॉशंस हैं वो ले रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि सब जगह पे सब ठीक रहेगा और हमारी तरफ से किसी भी तरह की कोई कमी सुरक्षा की दृष्टि से नहीं रहेगी। देखिए, इसकी गिनती स्पेसिफिक आगे पीछे ऊपर नीचे जो होता रहता है नंबर। कुछ लोग हैं अभी जहां पर जो ट्रेनिंग कैंप्स के ऊपर उन जगह पे हैं, कुछ लोग हैं जिनको बार बार इस तरफ इन्फिल्ट्रेट करवाने की कोशिश की जा रही है। सरहद के ऊपर जितने भी फोर्सेस लगी हैं बिल्कुल सतर्क हैं। बहुत सारी कोशिशें नाकाम की गई हैं, फिर भी कदू का एलिमेंट क्रॉस करके इस तरफ आया था। उनमें से बहुत सारे लोग जो उनका सफाया हो चुका है। हमारी बाकी कार्रवाई ऑपरेशन जारी है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि डबल डिजिट में काउंट करिए उनको। और इतना की डबल डिजिट में अभी FTB बड़ी छोटी गिनती में है। एक साल के अंदर फॉरेन टेररिस्ट 56 का सफाया हुआ है, जो लार्जेस्ट नंबर है पिछले बहुत सारे सालों में। और इसी तरीके से अभी अगर इस साल मान लीजिए कि 109 मिलिटेंट पैदा हुए, उसमें 86 का सफाया हो चुका है, 23 सिर्फ बचे हैं। तो जो मिलिटेंसी के रास्ते पे जाएगा उसकी उम्र लंबी नहीं है। हम चाहते हैं कि नौजवान बच्चे अमन और खुशहाली का रास्ता पकड़े, तरक्की की राह जो है वो अपने लिए चुने। मिलिटेंसी का रास्ता जो है ये दुश्वार है और इस पे चलने का कोई फायदा नहीं है। राहुल गांधी की अग्निवीर पर दिए गए बयान को लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता भड़के और इस तरह के बयान की निंदा की। कविंद्र गुप्ता ने कहा कि विपक्षी नेताओं को दिमागी संतुलन ठीक नहीं है और इसलिए वो इस तरह के बयान जो है वो दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की बयानबाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अग्निवीरों को लेकर के जिस प्रकार से एक सम्मान केंद्र सरकार द्वारा उनको दिया गया है और राहुल गांधी ने उनका अपमान किया है,
और भाषा भी वो यूज़ की है जिसमें कहा गया है कि जूते मार करके बाहर निकाला जाएगा। भाषा का संयम कांग्रेस के नेताओं को कभी नहीं रहा। देश विरोधी, सेना विरोधी, सुरक्षा बलों के विरोधी ये हमेशा से रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद इनका मेंटल बैलेंस भी बिगड़ चुका है, इसी प्रकार से इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। जो हमारे सेना के लोग अपनी जान पर खेल करके हमेशा हमारी रक्षा करते हैं, सीमाओं की रक्षा करते हैं, उस पर के इस प्रकार के शब्द बोलना सरासर गलत है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस फ्रस्ट्रेशन में है, इसीलिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है। भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में कांग्रेस ने आज पद यात्रा निकाली। ये यात्रा सतवारी चौक से शुरू हुई और शहीदी चौक में जाकर संपन्न हुई। इस मौके पर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला और अन्य नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। रमन भल्ला ने इस मौके पर कहा कि भारत जोड़ो यात्रा जम्मू पहुंचने वाली है और इस यात्रा के यहाँ पहुंचने पर इसका भव्य स्वागत किया जाएगा, जिसकी तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। उन्होंने राहुल गांधी के इस कदम की सराहना की। माता की भारत, नफरत छोड़ो, नफरत छोड़ो, नफरत छोड़ो। धीरे धीरे चलते ढंग से डिसिप्लिन में यहाँ पे रहना और भारत जोड़ो बड़े हर्षोल्लास से ये यात्रा का स्वागत यहाँ पे किया जाएगा और पूरी ताकत यहाँ पे झोंकी जाएगी। हमें लगता है कि जिस ढंग से पब्लिक ओपिनियन भी मोबिलाइज यहाँ पे हो रही है, घर घर से लोग यहाँ पे उसका स्वागत करने के लिए निकलेंगे, क्योंकि जो नेतृत्व राहुल गांधी जी ने दिया है, जिसमें वो मुद्दे जो अभी तक जिसका समाधान यहाँ पे सरकार नहीं कर रही, उनको उभारने के लिए, चाहे वो बेरोज़गारी यहाँ पे हो, नफरत की दीवारें जो खड़ी की गई हैं सरकार जो आज की सत्ताधारी पार्टी की तरफ से, वो दीवारें गिराने का काम और भाईचारे को मजबूत करने का काम। और जम्मू कश्मीर में हमारे अपने एक मुद्दे भी हैं जिसमें हम रियासत का दर्जा वापस ले लें, तो जो बात एक ऐसे कोने से यहाँ पे उभारी जाएगी, हमें लगता है कि गूंगी बहरी सरकार का ध्यान भी इसकी तरफ आकर्षित होगा और हम कामयाब हो जाएंगे अपनी रियासत का दर्जा लेने के लिए भी और एक भाईचारे का संकेत देने के लिए। कितनी तैयारियां चल रही हैं हमारे यहाँ पर? आज भी हम वहाँ पे राजस्थान यहाँ पे जा रहे हैं कि वहाँ पे पूरा विजिट करके पूरी टीम के साथ कि जिस ढंग से वो भारत जोड़ो यात्रा यहाँ पे कितने लोग यहाँ पे आ रहे हैं, उनके रहने की व्यवस्था क्या होगी, किस ढंग से उनको पूरा अटेंड किया जाएगा और जो रजिस्ट्रेशन उनकी किस ढंग से यहाँ पे कर पाएँ, खाने का बंदोबस्त किस ढंग से कर पाएँ, क्योंकि अभी तक जो काल यहाँ पे आ रहा है बड़े पैमाने पर पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से विकास यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि इसका ऐतिहासिक मतलब ये है कि ये यात्रा जम्मू कश्मीर में ख़त्म होगी और श्रीनगर में जाके राहुल जी भाषण अच्छे ढंग से यहाँ पे देंगे, जो उन्होंने ऑब्जर्व किया पूरे भारतवर्ष में हर कोने कोने में जाके। हमें लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा इसका काफ़ी रुझान लोगों का इसकी तरफ यहाँ पे है। जम्मू डिवीजन के बड़ी ब्राह्मणा थाना अंतर्गत वार्ड नंबर 3 में दत्ता हार्डवेयर की दुकान पर 48 घंटे में 2 बार चोरों ने चोरी को अंजाम दिया। दुकानदार ने कहा कि पुलिस प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। दुकान के मालिक अंकुश दत्ता द्वारा बताया गया कि हाल ही में 9 तारीख को चोरों द्वारा उनकी दुकान पर चोरी को अंजाम दिया गया और अब एक बार फिर चोरों के द्वारा दुकान पर चोरी की, जिन्होंने इसमें बताया कि हार्डवेयर का सामान जिसकी कीमत 2 से 3 लाख रुपए की थी वो चोर लेकर फरार हो चुके हैं। तालाब प्रशासन जी, पहले भी चोरी हुई। एक्चुअली संडे की बात है। संडे को मैं थोड़ा फंक्शन पे गया था, तो जैसे ही शाम को मैं आया तो मैंने देखा कि भाई ये लाइट ऑफ थी मेरी। मैं लाइट ऑन करने आया। जैसे लाइट ऑन करने आया तो मैंने देखा ऊपर कि ताला टूटा हुआ था। मेरा बेसिकली जितना कीमती सामान था, जैसे कि सैनिटरी की आइटम, सीपी वगैरह जो भी थी, जो महंगी आइटम थी, वो सब उठा के ले गए। कितने का नुकसान हो गया? ये अप्रोक्सीमेटली ये कोई 1.5 से 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया। 1.5-2 लाख। हाँ, वो 4 दिन पहले मेरी बाहर मोटर में डिस्प्ले पर लगाई हुई थी। बाहर कोई 2 बजे मैं लंच कर रहा था। लंच करते करते 5 मिनट के अंदर वो मोटर उठा के ले गया। पिछले कुछ दिनों से मेरे वार्ड में चोरियों की बरसात आ गई है। चोरों के इतने हौसले बुलंद हैं कि दिन दहाड़े, परसों एक दुकान से वो एक मोबाइल उठा के ले जाते हैं। दिन दहाड़े इसी दुकान से 4 दिन पहले एक चोर मोटर उठा के ले गया और बीती रात को
चोरों के इतने हौसले बुलंद हैं कि जहाँ एक दीवार आप देख सकते हो कितनी ऊंची है, इसको फांद के ऊपर छत पे गया है और स्टोर में से जितना इसका कीमती सामान था वो सिर्फ कीमती सामान उठाया है, बाकी सामान उसने नहीं उठाया है। और मेरा प्रशासन से निवेदन है कि पुलिस की गश्त जो है वो बढ़ाई जाए तथा रात को कोई भी अननोन पर्सन जिनको दिखाई देता है सुबह 3 बजे 4 बजे 5 बजे उसको पकड़ के उसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, कहाँ से आया है, कहाँ जा रहा है और उसका आधार कार्ड वोटर कार्ड वगैरह चेक किया जाए। क्योंकि हमारे ये लोग कहते हैं स्थानीय लोग जब से धारा 370 टूटी है तो जो बाहर से चोर हैं वो जम्मू कश्मीर में ज़्यादा घुस आए हैं। और मेरा प्रशासन से निवेदन है कि जितनी भी चोरियां हो रही हैं इनकी जांच करवाई जाए तथा जो भी चोर है उसको बख्शा नहीं जाए, उसको सलाखों के पीछे डाला जाए। जिला कुपवाड़ा के डीएच हंडवाड़ा में एक मरीज की 10 किलो ओवेरियन सिस्ट निकाली गई। वहीं अधिकारियों ने इस पर जानकारी देते हुए कहा कि जिला अस्पताल हंडवाड़ा में एक महिला के पेट में 10 किलोग्राम वजन की ओवेरियन सिस्ट निकाली गई है जो कि 38 सप्ताह की गर्भवती थी। बता दें, इस पर बोलते हुए डीएच हंडवाड़ा ने एक डॉक्टर ने कहा कि महिलाओं को अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और कोई भी समस्या होने पर तुरंत डॉक्टर से परामर्श जरूर लेना चाहिए। बता दें, डॉक्टर्स ने यह भी जानकारी दी कि ऑपरेशन जटिल था लेकिन फिर भी उनके द्वारा ये सफलतापूर्वक किया गया और वहीं उन्होंने सर्जरी के बाद मरीज की स्थिति पर स्थिरता बताई है। वहीं चिकित्सा अधीक्षक डीएच हंडवाड़ा नासिर वानी ने इस सर्जरी को सफल बनाने वाली टीम को बधाई दी। लिए मैं क्या कह सकता हूँ, ये बहुत शुक्र है अल्लाह का और मेरी थिएटर टीम की बहुत ही कारकर्दगी, इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेडिकल सुपरेंट, डिप्टी मेडिकल सुपरेंट कुयूम साहब, इम्तियाज प्रिंस, सजाद कुयूम साहब, रूप साहब और भट्ट साहब और बिलाल साहब बहुत ही, और हमारी जो एनेस्थीसिया की टीम है, एनेस्थीसिया जो थे उस वक्त हमारे डॉक्टर रियाज साहब, डॉक्टर जे मीर साहब, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सक्सेसफुल सर्जरी हुई। We are thankful to God. She is also actually ovarian cyst थी, प्राइमी with 38 weeks with severe oligohydramnios। पानी भी खत्म हो गया था बच्चे का और with ovarian cyst huge big 10 kg के करीब। अल्लाह का, हाँ, ये पहली बार सर्जरी ऐसी हुई है, वरना ये टर्शरी में ऐसी सर्जरी टर्शरी में होती है। बट थैंक्स टू अल्लाह, theatre team, they have supported me and we did this case here in DH Howard। All doctors are brilliant here. We are doing good job here. पूरे डिस्ट्रिक्ट yes। उनको यहाँ पर रेफर किया जा रहा है। यहाँ पर सर्जरी yes। मैं कल की बात करता हूँ। कल हमारे 5 पेशेंट रेफर हुए हैं। पूर्व मंत्री और भाजपा नेता सुखनंदन चौधरी द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता की गई। इस अवसर पर बोलते हुए भाजपा नेता ने इस समय चल रही बिजली कटौती की समस्या को उजागर किया। उन्होंने कहा कि इस समय ग्रामीण क्षेत्रों में 8 से 10 घंटों की बिजली कटौती हो रही है जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अभी कई छात्र की परीक्षाएं हैं जिसकी वजह से छात्र जो है वो पढ़ाई करने में असमर्थ है। उन्होंने इस ओर ध्यान देने की मांग की। आज हमने इस विषय को लेकर रखी है कि गांव में जो रूरल एरिया के अंदर शेड्यूल कट चल रहा है 8 घंटे का, और 8 घंटे का कट होने के बावजूद अनशेड्यूल कट वो कभी रात को 12 बजे हो जाता है, कभी सुबह जब पानी का टाइम होता है, पीएचई की जब पानी की सप्लाई हो जाती है तब भी अनशेड्यूल कट आ जाता है। यानी 8 घंटे के शेड्यूल कट होने के बावजूद भी अनशेड्यूल कट चल रहे हैं। कहते हैं जी HLDC, पता नहीं क्या है वो, स्टेट रोड डिस्पैच SLD कि वो पीछे से कोई लोड आ गया, उनकी तरफ से हमने कट मार दिया। यानी हमारे LG साहब से एक ही दरख्वास्त है, मैं मिला भी हूँ उनसे 3 दिन पहले, LG साहब से मिला भी हूँ। 200 मेगावाट सोना के बिजली बढ़ाई भी है, लेकिन उसके 200 मेगावाट बिजली आने के बावजूद भी फिर अनशेड्यूल कट चल रहे हैं। शेड्यूल कट तो है ही है, लेकिन अनशेड्यूल कट। देखो बच्चों को इस समय पढ़ाई का सीजन है, शादी का सीजन, चलो वो तो खत्म होने वाला, अब एक ही लाख रह गई है, नहीं तो वो तो अब खत्म होने वाला है। तो लेकिन किसान जिन्होंने लाखों रुपए, हजारों रुपए खर्च करके 2800 रुपये क्विंटल के हिसाब से बीज खरीद के गंदम का, और 2800 रुपये क्विंटल के 2800 रुपये क्विंटल के हिसाब से DAP खरीद के, यूरिया खरीद के जो खेतों के अंदर बीज लगाया हुआ है, तो अगर यही हाल रहा, ना ऊपर से बारिश हो रही है, अल्लाह भी मेहरबान नहीं है, भगवान भी मेहरबान नहीं है, ना ऊपर से कहीं बारिश हो रही है, अगर यही हाल रहा तो उसमें सूखा पड़ने की नौबत आ जाएगी। चेयरमैन पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन एंड PHE कमेटी जम्मू नगर निगम राजकुमार तरखान द्वारा आज चेयरमैन सोशल जस्टिस अजय गुप्ता के साथ मिलकर आदर्श एनक्लेव वार्ड नंबर 52 का दौरा किया गया और वहां पर वाटर सप्लाई स्टेशन का जायजा लिया गया। इस दौरान उनके साथ अन्य भी कई अधिकारी मौजूद थे। राजकुमार ने आश्वासन दिया कि यहाँ पर लोगों की सुचारू आपूर्ति दी जाए। आधा हावर मिलता है, 12 हावर हमारे पास मिलते हैं, 12 हावर सड़कों में
6,000 उन्हें मिलते हैं। ये यूनिवर्सल किराया सारे बराबर दे देना, कोई घट नहीं देता, कोई बद नहीं देता। फिर सैक्टर के ते एक्सटेंशन के ये भी ते एक होना, ये भी ड्यूटी है ते इस करिए तुम वो प्लानिंग बनाओ जो दे कहने ਇਹਦੇ ਮਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ असली गल है। आज वार्ड 52 के आदर्श इनक्लेव एरिया में जहाँ एक पानी की समस्या जो आए दिन आज से 1 साल पहले से ये समस्या चल रही है, आज इस समस्या के समाधान के लिए यहाँ लोगों को बुलाया गया है जो आदर्श इनक्लेव से वाबस्ता है, लेन नंबर 3 के, लेन नंबर 2 के, और इसके साथ ही एक्शन साहब को बुलाया गया है, अनिल गुप्ता जी को, AWD जी को, और अपने जेई साहब, जितने भी डिपार्टमेंट इनका है इनको बुलाया गया है। और हमारा कहना ये था कि जो मेरी वार्ड 52 में पानी की समस्या चल रही है, आने वाले दिनों में वो समस्या ना आए, इसलिए इन सबको यहाँ इकट्ठा किया गया था। ये जो एरिया हमारा है ये आज से नहीं 1-1.5 साल से परेशानी में है। हाँ, आने वाले दिनों में इसकी समस्या का समाधान हो जाएगा, पर मैं आश्वासन देता हूँ अपनी वार्ड की जनता को। बोला है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जो तो इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, क्योंकि किराया वगैरह भी ये बराबरी दे रहे हैं, सिस्टम वगैरह भी बराबरी होना चाहिए। इसमें जेई साहब जो हैं यहाँ पर, मुझे लगता नहीं वो ठीक कर पाएंगे, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है अपने एक्शन पर। ये कम से कम 2-4 दिन के अंदर अंदर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यहाँ पर करके देंगे। इसी के साथ में सभी लोगों को ये भी व्यवस्था करना चाहूँगा कि पानी की समस्या जो है काफ़ी पुरानी चल रही है, लेकिन हमारी कोशिश करने के बावजूद अभी जहाँ पर टेंडरिंग काम शुरू नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं आप भी थोड़ा प्रेशर बनाकर रखें। सोनवार पार्षद लतीफ अहमद ने एसएमसी पर निशाना साधा और कहा कि एसएमसी भ्रष्टाचार का हब बन चुका है और ये यहाँ पर अगर स्मार्ट वार्ड नहीं बन सकते तो स्मार्ट सिटी बनाना अलग है और असंभव है। लतीफ ने एलजी प्रशासन से अपील की कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करे। मुझे समझ नहीं आ रहा, ऑनरेबल प्रिंसिपल सेक्रेटरी कल यहाँ आए थे, धीरज गुप्ता साहब, मुझे बड़ा एहतराम है, आई हैव हाई रिगार्ड फॉर दैट मैन। 4 साल से ज़्यादा अरसा होने को आया, उन्हें कभी याद नहीं आई काउंसिल। कल अचानक से ये काउंसिल में आ जाना, डीसी साहब का आना, ये एक बूंदा मजाक था नुमाइंदों के साथ, कॉरपोरेशन के साथ। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर वार्डों में हमें बुलाया गया था माई टाउन माई प्राइड के लिए, हमने लोगों को जमा किया था, तो फिर अचानक से एक अलग प्रोग्राम यहाँ मीटिंग बुलाना, ये इट इज़ शॉकिंग। काउंसिल एज पर एक्ट 2002 हर महीने 1 लगनी चाहिए। काउंसिल के लिए जनाब मेयर साहब के पास टाइम नहीं है, लेकिन एक हंगामी मीटिंग एडमिनिस्ट्रेशन को ये दिखाने के लिए बावर कराने, एज अ पॉप एंड शो, डीसी को बुलाना, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बुलाना। देखिए जी, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जिस मकसद के लिए लोगों ने हमको यहाँ भेजा था, मुझे वो मकसद फोत होता हुआ नज़र आ रहा है। और हमें मैंडेट नहीं है इस चीज़ का कि हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स करें। हमें मैंडेट दिया था लोगों ने इसके लिए कि हम नालियों का साफ़ सफाई का काम करें, मैरिज हॉल का काम करें, लेन्स एंड ड्रेन्स, साफ़ सुथरे माहौल को अपने वार्डों में रखें। लेकिन बदनसीबी से हम स्मार्ट वार्ड नहीं बना पा रहे हैं, तो आप स्मार्ट सिटी की बात करते हैं। I will give you 200 years, there will be no smart city at all. कश्मीर के लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पारंपरिक टोपी को स्थानीय भाषा में कराकूल के नाम से जाना जाता है। कश्मीर की शाही टोपी मानी जाती है और कश्मीरियों के लिए सम्मान का प्रतीक है। और ये टोपी भेड़ और बकरियों की ऊन से बनाई जाती है और इसकी गुणवत्ता के आधार पर एक टोपी की कीमत 6,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए तक होती है। वहीं श्रीनगर में नवाब बाजार इलाके की मशहूर दुकान जॉन केप हाउस इसी अनोखी टोपी की 125 साल पुरानी दुकान है। वही जफर जान, जो कि अब इन टोपियों की 4थी पीढ़ी के निर्माता हैं, उन्होंने बताया कि इस विशेष टोपी की 3 मूल शैलियां हैं। पहली जिन्ना शैली, दूसरी अफगान कलाकुल शैली और तीसरी रूसी कराकुल। उन्होंने इस दौरान अन्य भी जानकारी साझा की, आइए देखते हैं। यहाँ नवा बाजार में है, जॉन केप हाउस के नाम से जाना जाता है। ये हमारे मौरूसी परदादों का काम है, हमारा दादा भी करता था, उसके बाद डैडी और हमारे सारे अंकल यही इसी में घुस गए थे, इसी काम में कर रहे थे। उसके बाद मैंने भी यही स्टाफ, मुझे भी एटलीस्ट 20 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। तो 1944 में हमें हमारे दादाजी जो साहब थे
तो उन्होंने कायद आज़म जिन्ना साहब को भी बनाई है। उसके बाद हमारे डैडी ने राजीव गांधी साहब को बनाई है तो 1984 में। उसके बाद मैंने खुद 2014 में नरेंद्र मोदी को भी बनाई है। और बाकी सारे जो इसमें आते हैं मतलब फारूक अब्दुल्ला साहब को भी यहीं से टोपियाँ बनाते, आज़ाद साहब, वीपी सिंह साहब जो बाहर के मिनिस्टर हैं सबों को हमने एक लिस्ट बना के दे दी है। वहाँ पे अरुण जेटली साहब है और सलमान खुर्शीद साहब है। तो बहुत सारे लीडर जो यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स, और ये मीर वैस साहब को भी हमने बनाई जो उमाम के बादशाह है। तो क्या थोड़ा सा उसमें फ़र्क हो गई है कि, लेकिन पहले तो बहुत सारे लोग ये लगाते थे कि मतलब हमारे कस्टमर ऐसे हैं कि वो 70-72 उनकी एज है या 80 अबव भी होते हैं। वो कह के मतलब वो हमारे शॉप पे जब आते हैं वो कह रहे हैं कि मतलब 14 साल ही के होते थे हम, तो हम टोपी तब से हम मतलब स्टार्टिंग में हम 8th क्लास में पढ़ते थे तो टोपी लगानी उतनी ज़रूरत पड़ती थी हमें, मतलब वो लगाते रहते थे। मतलब ट्रेडिशन में तो थोड़ा इस साल से मुझे लग रहा है कि फ़र्क आ गया है कि दूल्हे में ये रिवाज अब ख़त्म हो गया था, लेकिन अब थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा अप हो गया है। लाइव वायर खबर अब तक के संग में फिलहाल इतना ही। कल्याण लेकर फिरूंगे हाजिर, तब तक के लिए मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए लाइव वायर न्यूज। नमस्कार।